पूरा कमरा फूलों से चमक रहा था। चारों ओर गुलाब की पत्तियां नीचवा की गई थी। फूलों की शुरुखों सफेद लड़ियां पलंग के चारों ओर लटक रही थी। कुछ ही देर पहले मुझे अपने कमरे से विदा करके रेहान के कमरे में लाया गया था। बाहर से शोरगुल की आवाजें आ जा रही थी। कई दिनों से यह शोर बरपा था। इस बंगले में सारे शाम ही लड़कियां ढोलक लेकर बैठ जाया करती और फिर हर तरफ से उसके सुरीले गानों की आवाज गुंजा करती। लेकिन मुझे इन आवाजों से सख्त नफरत होने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं हमेशा की तरह किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद की जा रही हूँ। लेकिन मैं आजाद का कहाँ थी। हम जैसे लोग सदियों से ही सात दीवारों की कैद में मुसलसल पिसते चले आ रहे थे और ना जाने कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। दरवाजे पर आहट हुई थी। मैं जरा संभल चुकी थी। मुझे रेहान से तो कोई खौफ ना था, बस खौफ था तो खानदान की औरतों का, जिन्होंने जरा सी भी कोई गलती पकड़ ली तो फिर पूरे खानदान में मिर्च मसाला सजा कर पेश करेगी। मुराद की बेटी रज्जो को तो जरा सा भी है या शर्म नहीं। न शर्म आ रही थी न कुछ। हिंदी बातों की आवाज से मैंने अपना घूंघट सर पर लिया था। दरवाजा खुला था और मेरी माँ मेरे दूल्हे के साथ अंदर दाखिल गई थी। या देखो रेहान, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी ना जाने उसको क्या समझाए जा रही थी। मैंने हल्की सी नजर उठाकर देखा। उसने सफेद कलर का शेरवानी पहन रखा था और पैसों से बना हुआ हार अब तक उसके गले में लटका रहा था। उसे देखकर मुझे अपने आप से नींद आने लगी थी। अम्मी उसे कमरे में छोड़कर जा चुकी थी और वो मेरे पास आकर बैठ चुका था। मेरी तरह वह भी काफी बौखलाहट का शिकार था। जाने तब तक वह मुझे ऐसे ही बैठकर देखता रहा। मैंने अपना घूंघट ऊपर किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी सखियों ने मुझे बहुत सजाया था। लहंगा और अतलस लिबास, कीमती जेवरात और हर सिंगार किए मैं कोई हसीन परी लग रही थी। मगर यह हुस्न मेरे किसी काम का था जब मेरा दूल्हा ही। मैंने एक बार फिर रेहान की ओर देखा। वह अभी मुझे ही देखता जा रहा था। यकायक मुझे गुस्सा आया और मैंने एक एक करके अपने सारे जेवरात उतार फेंके। मेरी इस हरकत पर वह घबरा गया। क्या हुआ रज्जो, वो बोला तो मेरे तन बदन में आग से लग गए। मैं उसके करीब गया और बोली, खबरदार, आग से लग गए। आज से मुझे रज्जो बोला ना जाने क्यों है। उस मासूम पर गुस्सा किए जा रही थी, जबकि यह सब मैं उसका तो कोई कसूर ना था। वह भी मेरी तरह इस जालिम समाज का शिकार हो चुका था। उसकी आंखों से यकायक आंसू बहने लगे थे। उसने आज से पहले मेरा ये रूप कभी नहीं देखा था, बल्कि हमेशा ही मेरा प्यार देखता था। जल्दी से सिमटकर दूसरे छोर पर सो गया। मेरा खून ही खोल रहा था। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मेरा दिल कह रहा था सब कुछ तहस नहस कर दूं। मैंने अपना सिर आपा देखा और बड़े बस रेहान को जो अब मेरी किस्मत था। मैं घुटनों के बल बैठकर चली गई और अपनी किस्मत पर रोती चली गई। काफी देर तक मैं रोती रही। होश तब आया जब रेहान ने मुझे पुकारा, रज्जो, मुझे बहुत भूख लगी है। वह जाने कब उठ बैठा था। उसे देखकर मुझे फिर से गुस्सा आने लगा था। मैंने गुस्से में कह दिया कि खामोशी से सो जाओ। मैंने उसे आंखें दिखाते हुए कहा तो वो मासूमियत से बड़ी देर तक मुझे देखता रहा। मजबूरन मैं कठी और कमरे का दरवाजा खोला कर बाहर देखा। काश कोई नौकरानी नजर आ जाए। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सोते हुए रेहान, लेकिन वहाँ उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव के लोग थे, जल्दी सो जाया करते थे। वैसे भी मेहमान वगैरह की खिदमत करके सब थक चुके थे। मैंने अब तक आरुषी लिबास पहन रखा था। न चाहते हुए भी मैं किचन की तरफ चली गई, जहाँ जमीन पर काम करने वाली को दिखा जो गहरी नींद पर थी। मैंने उसे जगाना बेहतर ना समझा और खुद ही फ्रिज से दूध का गिलास लिया और वापस चले आई। रेहान मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने गिलास उठाया तो वहाँ जल्दी जल्दी गिलास का सारा दूध पी गया। मैंने उसे कंबल उड़ा दिया और खुद एक कोने में लेट गई। तो अब रूठ चुके थे। मुझे ये याद, और जिस दिन मेरे बुआ और फूफा का इंतकाल हुआ था वो लखनऊ से हैदराबाद जा रहे थे। रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों ही इस दुनिया से चले गई। उस दिन बंगले में कोहराम मचा हुआ था। भर भर के लोग दीदार के लिए आ रहे थे। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल थी और मेरे फूफा के इकलौते बेटे की उम्र तकरीबन 6 साल थी। इत्तेफाक से वो फूफा के साथ हैदराबाद नहीं जा रहा था क्योंकि उसे बुखार था। रेहान मेरा बहुत लाडला था, हर वक्त मेरे ही पास रहता था
और फूफा के जाने के बाद तो जैसे मैं उसका साया बन गई थी। मैं सारा वक्त उसके नाज रखने उठाया करती, उसके छोटे छोटे काम मैं अपने हाथों से किया करती थी। अभी उसके साथ लुका छुपी खेला करती तो कभी वह क्रिकेट खेलने के लिए जीत करता और मैं उसकी हर चीज पूरी करती थी, यहाँ तक कि मेरे हलक से एक निवाला ना उतरता था जब तक ना हुआ खाना ना खा लेता। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र 18 साल की हो गई और वह 13 साल का हो गया। खानदान से कोई ना कोई रोज एक ना एक रिश्ता आता रहता था। वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यह रिश्ता में हुरन की वजह से नहीं बल्कि दादाजी की वजह से ये कहते थे, और मैं इस सब से दूर अपने आप में मगन रहा करती थी। वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियों को शादी के मामले में बोलने की इजाजत ना थी, लेकिन एक दिन मैं दादाजी के कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने उसकी बातें सुन ली। मुराद, फिर आपने क्या सोचा है? रज्जो के रिश्ते के बारे में माँ की आवाज थी तो मैं अचानक वहीं रुक गई। दादा की हल्की सी आवाज आई, सोचना क्या है? रज्जो की मम्मी, सोचना क्या है? मैं अपनी बेटी को किसी ऐरा गहरे को नहीं दे सकता जबकि लड़का घर में मौजूद है। उसकी दो टूक आवाज थी, लेकिन दादाजी वो तो रज्जो से काफी छोटा है। मम्मी ने जवाब में कहा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई उम्र वगैरह नहीं देखूंगा। रिहान के करोड़ों की जायदाद पर कोई और लड़की घर में मौजूद है और मैं भी अपनी सारी जायदाद किसी गैर के हवाले क्यों करूं? उन दोनों की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। यह मैं क्या सुन रही थी? मेरी किस्मत का फैसला किया जा रहा था। मैं उल्टे कदमों भागते हुए अपने कमरे तक आई। उस दिन रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था, लेकिन मैं बेजुबान जानवर की तरह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। अब्बू ने अपने पुरखों की जायदाद बचाने के खातिर मुझे कुबरान करने क्या फैसला कर लिया था और आज इस फैसले को अमली जामा पहनाया जा चुका था। किसी की हैरत नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के साथ ऐसा ही होता था। या तो उसको किसी बुढ़े के हवाले कर दिया जाता या किसी बच्चे के हवाले, और अगर दोनों मौजूद ना हो तो फिर उसका निकाह किसी दौलतमंद घर आने में कर दिया जाता था, जिसका मतलब वह होता था कि उन्हें दहेज ना देना पड़े। ना जाने कहां से अजीबोगरीब रस्में आई थी। मैं बस यही सोचती जा रही थी। हर जगह से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मेरी माँ जब मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मुझे अभी तक उसी होलिये में बैठा देखकर कुछ परेशान हुई थी। रज्जो, तूने कपड़ा क्यों नहीं बदला? वो प्यार से मेरा माथा धूम करने लगी। क्यों? मम्मी का लिबास तब्दील करने से मेरी किस्मत भी तब्दील हो जाएगी? मैंने परेशानी से सवाल किया। मम्मी दुखी होकर मेरे ओर देखने लगी। देखो रज्जो, ये सब तेरे साथ नहीं हुआ, कई लड़कियों के साथ होता रहता है। मैं तेरे अब्बू से 20 साल छोटी हूँ और देखो कहीं मैंने कभी कोई शिकायत की, और तू तो खुशनसीब है। रिहान कुछ सालों में गबरू जवान हो जाएगा और फिर तुम दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। वो मुझे वह लाए जा रही थी, लेकिन मैं वहाँ से सर झिटक कर उठ गई थी। जिस लड़की को अपनी शादी में कोई खुशी हासिल ना हो पाए, वो आगे क्या खुश रहा पाती? मैं उसके कहने में पर लिबास तब्दील करने चली गई। अबे रिहान मुझे सिर्फ और सिर्फ रजिया कहा करता था। कभी वो खेल कूद कर घर आता तो उसके कपड़े मिट्टी से खराब हुए होते। एक दिन मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसके गाल पर एक चुम्मा दे मारा, जिस पर वो सकते में आ गया। और जो तुम इतनी जालिम क्यों हो गई हो? वो काफी देर होने के बाद हिचकियां के बीच बोला था। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल कहने लगा, या मैं क्या कर रही थी? उस मासूम के साथ एक यतीम बच्चा जिसमें अपने किस्मत की शराबी का सबब मानने लगी। उसे तो ये समझ ही नहीं आया है कि वो मेरे शौहर था। दिन मैंने अहद किया कि अब मैं रिहान के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। माँ बाप ने अपनी जायदाद की उसकी किस्मत का फैसला कर दिया था, मगर मैं उसको इस जालिम समाज कर हिस्सा नहीं बनने दूंगी। अब मैं रिहान की चाहो शिवा की मालकिन थी और मैंने दूसरे दिन ही उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, जो हमारे गांव से थोड़ी दूर पर था। और रिहान बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक था, ग्राम पर मौजूद था। उसे लाने ले जाने की जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी थी।
अब वो काफी खुश रहने लगा था। स्कूल से वापस आता तो मुझे सारे किस्से सुनाया करता था। मैं तो बस हाई स्कूल ही किया था, वह भी गांव के स्कूल से, लेकिन मेरा मकसद उसे अच्छी पढ़ाई करवाना था। मैंने अम्मी अब्बू की एक ना सुनी थी। अब रेहान मेरी जिम्मेदारी था। वह मजबूर और रमोस हो चुके थे। दिन यूं ही गुजरते चले गए और एक दिन रेहान दिल्ली से वापस आया तो बहुत खुश था। देखो रज्जो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, खुशी से बोलो। तो मैंने देखा कि उसके हाथ में डॉक्टर की डिग्री थी। आज मैं बहुत खुश थी। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। रेहान मेरा था जिसके लिए मैंने ये कदम उठाया, वरना वह भी आज एक कामयाब लड़का होता। बातों बातों में रेहान नहीं बताया कि यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, आयशा, जिससे वो पसंद करता है और शादी करना चाहता है। उसकी बात पर मेरा दिल जरूर टूटा था, लेकिन मैं रेहान के खुशियों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। हाँ, जानता था कि मैं उसके निकाह में हूँ, मगर वह मुझे एक दोस्त ही समझता था। बचपन की बातों को वह भूल चुका था और बाद में वह हॉस्टल में ही रहता था। बंगले में कोई नहीं जानता था कि मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया है। तुम बेफिक्र रहो रेहान, तुम्हारी शादी जरूर होगी और तुम्हारे पसंद से होगी। वह खुद किसी हिचकिचाहट का शिकार था। वो रज्जो मामा मामी कभी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो सब मेरा काम है। दूसरे दिन मेरी बात पर अम्मी अब्बू ने खूब झमेला मचाया। तो पागल हो गई है, रज्जो अपने शौहर को किसी अनजान लड़की के साथ सौंपना चाहती है। वह बहुत गुस्से में थे अब्बू जब वो मेरा शौहर बना था, जब उसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं था। मैं उससे अब इस समाज की भी नहीं करने दूंगी। रज्जो, वो लड़की सारे जायदाद पर कब्जा कर लेगी तो अब्बू क्या करना है इस जायदाद का, हम सबको तो एक दिन मर ही जाना है। मैं उसको अपना दो फैसला सुनाकर चली आई थी। बहन बहुत खुश था। मैंने उसे अपने सारे जेवरात निकाल कर दिए, या मेरी तरफ से अपनी दुल्हन को देना। जब वो अजीब नजरों से देखने लगा, रज्जो या तो तुम्हारे हैं। वह कुछ शर्मिंदा सा था। मैं क्या करूँगा, इसका वो ज्वार है, पहनेंगी मेरे पास तो खराब हो जाएंगे रखे रखे। मैंने अपना रुख मोड़ा और बड़े मुश्किल से आंसुओं का बंधन रोक। ये क्यों रेहान, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे। मैंने उसे जाने को कहा, शादी की तस्वीर जरूर भेजना रेहान। मैं कपकपाती जाती आवाज में कहा तो वह सर झुका कर अपना सामान बांधने लगा। आहिस्ता आहिस्ता कमरे से निकला था और बार बार मिलकर मुझे देखे जा रहा था। मैं जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। इसके जाते ही सबके सारे बंधन को चुके थे। आज मेरा रेहान मुझसे जुदा हो गया था। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब उसे चाहने लगी थी। उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। उसकी चाहत मेरे दिल में उतर चुकी था, मगर मैं अपनी ख्वाहिशों की वजह से उसकी खुशियों का गला नहीं घट सकती थी। मुझे अफसोस इस बात का भी था कि मेरे माँ बाप अपनी इकलौती बेटी की खुशी और अरमान का ख्याल ना था। बस उसको जायदाद की फिक्र थी और मेरा खुद को जायदाद की कैद से आजाद करवाना चाहती। मैंने आईने में अपने आप को देखा। आज भी मैं उसी तरह हंसनी थी। मेरा चेहरा और मेरा नक्शा निगार कहीं से भी गश ना खाते थे कि मैं 35 साल की हो चुकी थी। जब मैं रेहान के साथ खड़ी होती तो उससे छोटी ही लगा सकती, क्योंकि उसने काफी कद निकाला था। मैं काफी देर तक इन्हीं सोचों में गुम थी और आईना में अपने आप को देखी जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला रेहान कब अंदर आया था। अचानक उसने मेरे सर पर लाल रंग का दुपट्टा उड़ाया था तो मैं चौंक गई। रेहान, तुम गए नहीं? अब तक मैं सख्त हैरत में पड़ गई थी। नहीं रज्जो, रेहान अब कहीं नहीं जाएगा। उसकी मंजिल तो रज्जो है, तो वो किसी और लड़की की ओर क्यों देखेगा? उसका लहजा आज बदला हुआ था। मैं चौंक कर रह गई। क्या हुआ रेहान? मैं ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगी तो उसने वह टिका और झूमर मुझे पहनाना शुरू किया। रज्जो, आज जब तुमसे जुदा होकर जा रहा था तो मेरा दिल मुझे रोकने लगा। एकदम अचानक से मुझे महसूस हुआ कि आयशा तो सिर्फ लगो है और रज्जो से मोहब्बत है। मैं 4 दिन के लगाओगे खातिर अपने सालों की मोहब्बत और मन गुहा को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? वो मुझे एक तक
अंदाज में देखे जा रहा था। मैंने कहा चले जाते ना, बस अब एक लफ्ज नहीं। अच्छी लड़कियां शहर के आगे जुबान नहीं चलाती। वो मुस्कुरा कर कहने लगा तो मेरे चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी, जिससे मैंने छुपाने की कोशिश की। मैं वादा करता हूँ आज के बाद किसी भी रज्जो के साथ जाती नहीं होगी। अगर किसी ने दौलत या जायदाद की खातिर किसी लड़की का हक मारने की कोशिश की तो उसकी सजा मौत होगी। वहाँ एक कसम के साथ कह जा रहा था और उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोल रहे थे। 30 साल की मेहनत का सिला आज मुझे मिल चुका था और मेरा इंतजार रंग ले आया था। मैं और रेहान अपनी जिंदगी बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।